स्वागत है सभी का। वेलकम एवरीबॉडी। हेलो, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं संविधान की। इसमें जानेंगे किस तरीके से हमने जैसे पिछले पार्ट को जहां खत्म किया था, ये पढ़ा था कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों हुआ? संविधान को बनाने के लिए जैसे प्रारूप समिति की जरूरत थी, उसी तरीके से संविधान को बहुत सारी सहायता और दूसरे लोगों ने भी दी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति थे जो उसके सलाहकार कहलाए जाते थे, संवैधानिक सलाहकार। उनके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे संविधान को सबसे ज्यादा किस चीज ने प्रभावित किया, ऐसी कौन सी एक वो ऐसी चीज है जिसने सबसे ज्यादा संविधान को प्रभावित किया, जिससे हमारा आज का संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित है, या उसकी झलक हमारे संविधान में भी आज भी देखने को मिलती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से क्यों जानते हैं, उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा क्यों दी गई। इन 4 क्वेश्चन के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप चाहें तो उसको देखिए। मैं अपने पहले पॉइंट से शुरुआत करता हूँ, इसके बारे में देखने शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखा क्या गया कि 26 जनवरी 1950 को पहली देखा गया कि संविधान हमारा लागू हो गया देश के अंदर, लेकिन ये बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो लगभग देखा जाएगा कि 2 महीने का एक इंटरवल है, 2 महीने इसको रोका गया। जबकि देखा जाएगा कि भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के अंदर संविधान लागू करना बहुत जरूरी था उस समय, लेकिन स्टिल उसको तब भी रोका गया। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संविधान को पूरी तरीके से हमने 26 जनवरी को ही लागू किया गया। 26 नवंबर को जब ये बनके तैयार हुआ तो उस समय 15 अनुच्छेद ऐसे थे। कितने अनुच्छेद? 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिसको लागू कर दिया गया। अब ये अनुच्छेद की बात आई तो आपने सर हमें अनुच्छेद के बारे में कुछ बताएंगे, जरा इस बारे में समझिए। जब संविधान बनकर तैयार हुआ बच्चों, संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उस समय जब बनकर तैयार हुआ था, इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियां थी और 10 भाग थे। जब बनके तैयार हुआ तो बच्चों तो कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियां थी और 10 भाग थे। लेकिन आज वर्तमान में इसका सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। आज वर्तमान में अगर मैं कहूं तो ये बढ़ के 450 हो गए हैं, और ये बढ़ के 25 हो गए हैं, और ये बढ़ के 12 हो गए। अब आपके विचार विमर्श में कुछ बातें चलती होंगी, लेकिन आज मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि देखिए, कुछ भाग तो बढ़े और कुछ भाग खत्म हो गए। जो संविधान में उस समय 26 नवंबर 1949 में 395 अनुच्छेद थे, उनमें से कुछ अनुच्छेद को हमने खत्म कर दिया और कुछ नए अनुच्छेद लाए गए। अब ये अनुच्छेद नए लाए गए और ये खत्म क्यों कर दिए जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। जैसे जैसे इंसान के जीने का तरीका बदलता है, वैसे वैसे उसके लिए उसकी नीड्स बदल जाती हैं, उसके तरीके तौर तरीकों में वो बदलाव लाता है। जरूरतें बदलती हैं तो चीजें भी बदलना पड़ती हैं। जिस समय ये संविधान बन रहा था, उस समय संविधान बनाने वालों के जो दिलो दिमाग में बातें चल रही थी वो कुछ और थी, और आज जो डिमांड्स हैं, आज की जरूरतें उस जमाने की जरूरतों से बहुत फर्क होती हैं। तो जब फर्क होगा जरूरतों के अंदर, तो भाई मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि चीजों में बदलाव तो करना पड़ेगा, और यही बदलाव जो हमने करे वो हमारे अनुच्छेदों में दिखाई देते हैं। अब ये जो अनुच्छेदों में जो बदलाव हुए वो आज की जरूरतों के हिसाब से हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी चीज हो। तो 395 अनुच्छेद आज बढ़ के 450, लेकिन मूल रूप से आज भी 395 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद आज भी कितने हैं? 395 ही अनुच्छेद हैं। जो बदलाव होते हैं उन्हीं अनुच्छेद के ऊपर नीचे ही किए जाते हैं। वो कैसे ऊपर नीचे किए जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक अनुच्छेद जोड़ना है, जैसे मैंने शिक्षा का अधिकार एक अनुच्छेद जोड़ा, तो अधिकार क्या है? वो स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में हमारे सामने आता है, बच्चों के अधिकार है उनके रूप में आता है। तो हमने क्या काम करा? उसको जोड़ लिया। एक अनुच्छेद था 21, और हमने जो जोड़ा वो क्या हो गया? 21 का। क्या जोड़ा? 21 का। तो आप मुझे बताइए 21 का जोड़ा, 21 का खा जोड़ा, 21 का ए, 21 का बी, 21 का सी, इस तरीके से मैंने जोड़ लिया। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये का खा जोड़ूंगा, ABC जोड़ूंगा, तो लिखा तो मैंने 21 ही है,
लेकिन मेरी गिनती कैसे बढ़ गई, जैसे 21 था 21 का जोड़ा तो एक गिनती बढ़ गई, तो 395 से एक बढ़कर कितने हो गए 396। क्लियर हो रही ना मेरी बात। तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि मूल रूप से आज भी 395 है, लेकिन जो उनके अंतर्गत बढ़ते चले गए उनकी वजह से यार 450 से भी अधिक हो गए। अब देखिए इस पर क्वेश्चन नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि हर कुछ महीने में कुछ अनुच्छेद रखे जाते हैं, कुछ बातें रखी जाती हैं, ये भाई लोकसभा राज्यसभा के अंदर ये चीजें प्रस्तुत होती रहती हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली भाई आज भी पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं 450 कह रहा हूँ। मान लीजिए एक महीने बाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है 450 से 452 हो चुकी हो, और हो सकता है 452 से 440 भी हो सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर में जा रहे हो उससे जस्ट बिफोर पहले इस चीज को एक बार और क्लेरिफाई कर लीजिएगा। वर्तमान में कितने अनुच्छेद संविधान सभा में, लोकसभा की वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, लोकसभा की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब 22 अनुसूचियों में क्या हुआ, 25 हो गई, ये बढ़ी 22 से 25 हो गई। तो ये कहाँ बढ़ी, आज भी 22 है लेकिन ये कौन सी बढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सीधे आपको मैं बता दे रहा हूँ। इनको याद करने का तरीका भी है, ये कौन सी बढ़ी मैं बता देता हूँ। 4 का, 5 का और 9 का, ये 3 अनुसूचियां बढ़ी कौन सी, 4, 5, 4 का, 9 का और 14 का, 3 अनुसूचियां बढ़ी, एक ये, 2 ये, 3 ये, 22 थी और ये 3 बढ़ गई, 1, 2, 3, 22 और 3 कितने हो गए 25। तो वर्तमान में 25 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन आ जाए कौन सी अनुसूची बढ़ी, तो 4 का बढ़ी, 9 का बढ़ी और 14 का बढ़ी। सिंपल से याद कर सकते हैं, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 5 जोड़ो 14, तो 5 के डिफरेंस पे ये अनुसूचियां बढ़ी। तो 4 का, 9 का और 14 का, तो ये 3 अनुसूचियां बढ़ी। 10 भाग से 12 भाग हो गए, 12 भाग हम देखेंगे, जो 2 भाग बढ़े बहुत इंपॉर्टेंट भाग है सॉरी भाग नहीं बढ़े, इसके बारे में भाग नहीं कहूंगा, वेरी सॉरी, मैंने इसको भाग ले रखा है। मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, उसी को ले लो, ये बस यहाँ देखिए गलत। थोड़ी सी बाइफरकेट हो गया, ऊपर का नीचे हो गया, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है शुरू का इसको थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। तो 22 भाग है, बस अनुसूचियां, मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी। तो ये जो 10 अनुसूचियां आज बढ़ के कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई। तो ये 12 अनुसूचियां जो है वो बेसिकली क्या है बच्चों, ये 2 अनुसूचियां बढ़ी, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि इनमें जो 2 बढ़ी हैं ये बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर चीजें बढ़ी हैं। तो इनके बारे में ठीक है वो बाद में देखेंगे, इनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने के ऊपर जरूरत नहीं है। तो वो जो तीसरे प्रकार की हमारे यहाँ जो संस्था है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को छोड़ के जो तीसरा पार्ट है, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होती है, उसके बारे में इसमें 2 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें ध्यान में रखना 395 अनुच्छेद थे, 450 हो गए, 22 भाग थे, 25 भाग हो गए, 10 अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां होगी। प्लीज इसको दोबारा से ध्यान देकर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मैंने बोला है कि आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, और मैं आपको शुरुआत में भी वीडियो को बोल दूंगा इस चीज को बात, ठीक है, थैंक यू। तो इस बात को समझ में आ गया हमारे पास किस तरीके का एक सिस्टम था, जिस तरीके से लागू हुआ, ठीक। आगे की बात को समझते हैं। हाँ, तो मुद्दा क्या था कि जब 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया तो 26 जनवरी तक क्यों रोका गया, तो इसलिए रोका गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पहली बार हमने झंडा फहराया और स्वराज दिवस के रूप में बनाया। ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे हमने झंडा फहराया। क्या फहराया? झंडा फहराया और स्वराज दिवस के रूप में बनाया। अब स्वराज दिवस का मतलब होता है, स्वराज का मतलब होता है आजादी,
ऊपर से जो आप पे कोई भी इम्पोज कर रहा है चीज उसको हटकर जो दिवस बनाया गया, जैसे कि स्वतंत्रता के रूप में जो दिवस बनाया गया स्वराज दिवस। लेकिन स्वराज दिवस रूप जो था वो सिर्फ एक दिन नहीं बनाया गया 26 जनवरी 1930 को। अब 26 जनवरी 1930 को बनाया गया, फिर 26 जनवरी 1931 में भी बनाया गया, 32 में भी बनाया गया, तो ये हर साल बनाया जाता है। अब इस दिवस का कांग्रेस के लिए या हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में माना जाता था, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि 1930 से लेकर जब तक हमारा भारत आजाद हुआ है तो 17 मतलब 18 बार ये बनाया जा चुका था। अब इसकी महत्व खत्म ना हो जाए तो इसलिए क्या काम करा गया, भले ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर को, अब आजाद तो 15 अगस्त को होगा, वो तो हमारे बस में था नहीं, तो इन्होंने क्या काम करा, इस चीज को थोड़ा सा रोका और 26 नवंबर से बढ़ा के इसको क्या कर दिया 26 जनवरी 1950 तक इसको रोक दिया गया, मतलब 2 महीने का टाइम दिया गया। और ये दिवस के महत्व आज भी हमारे सामने है। आज हम इसे बेसिकली गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र रिपब्लिक का मतलब होता है कि देश के अंदर जो यहाँ देश का अध्यक्ष होगा उसका चुनाव होगा, वो वर्ष के अनुसार नहीं होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात? 26 ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया और स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। और ये स्वराज दिवस हर साल मनाया जाता है। इसी का महत्व खत्म ना हो इसलिए 26 नवंबर को जो बनकर तैयार हुआ था संविधान, उसको रोका गया 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 को हमने उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया और उसी दिन संविधान हमारा लागू हो गया पूरे राष्ट्र में। 24 जनवरी 1947 को अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में अगर कभी पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कभी कभी नंबर आगे पीछे कुछ हो जाती है, अभी बहुत टाइम के बाद इन चीजों को देख रहा हूँ आगे पीछे, बाकी ऐसी कोई इतनी बड़ी नंबर्स का आगे पीछे होता था। हाँ तो चलिए 24 नहीं वैसे कोई नहीं होगा, बिल्कुल रीड आउट करिए, जैसे कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, बहुत जो मिस्टेक होती है वो देखिए तुरंत ही। अब देखिए ये चीज भी नोट करने की है, आपका दिमाग अगर आपने कुछ गलत कर रहे हो और आपका दिमाग में पढ़ा है सही और कुछ गलत कर रहे हो तो तुरंत क्लिक करता है, लेकिन ये तभी करता है जब आप पढ़े हुए होते हो। नहीं पढ़े हुए होते तो ऑब्वियसली बात है ये चीजें नहीं क्लिक करती। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और यहाँ अंतिम बैठक होने के बाद सब लोगों ने 3 प्रतियों में इसको साइन किया और यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो गया। 24 जनवरी को ही हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या चूज कर लिया, भारत का पहला राष्ट्रपति बना लिया गया। और 24 जनवरी को ही बहुत सारी और भी बातें हुई थी, उनके बारे में लेटर ऑन क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो 1 लाइनर वाली बातें होती हैं, उनमें अभी जोर देने की कोशिश है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी यहाँ पर चूज कर लिया गया भारत का राष्ट्रपति। 22 जुलाई 1947 याद रखना, जो हमारा तिरंगा झंडा है 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। 22 जुलाई 1947 को झंडा जो तिरंगा झंडा है उसको संविधान सभा ने अपना लिया था। और यही बात ध्यान रखना, इसी वजह से 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर यह फहराया गया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन था हमारे सामने वहां पर कि संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया। अब देखो संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो बातें हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो बात है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये एक ऐसा अधिनियम है जिसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रबल और बहुत ज्यादा अच्छा भी था। ठीक है, और यही चीज देखेंगे कि यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत बहुत अच्छे से हो गई और ये बात समझ में आने लगी कि भारतीयों को बहुत सारे अधिकार देने की बात भी शुरू हो गई। तो सरकार ने यहाँ पर भारतीय सरकार, कौन सी सरकार ने, भारतीय सरकार नहीं ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया और इसके तहत बहुत सारी चीजें देखने को मिली। इसके अंदर बताया जाता है कि 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। तो कितने
310 सॉरी 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी इसमें। अब इसमें क्या थे, जरा थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे प्रांतों के अंदर कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। तो प्रांतों के अंदर 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई। द्विसदन की व्यवस्था का मतलब है बाई पार्लियामेंट, जो असेंबली होती है उसको कर दिया गया। बाई असेंबली या द्विसदन का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम एक बात पढ़ते हैं, एक होती विधानसभा और एक होती विधान परिषद। इसी तरीके से ये जो व्यवस्था है विधानसभा विधान परिषद की, ये कब से शुरू हो गई थी? 1935 से शुरू हो गई थी। लेकिन 11 प्रांतों में से केवल 6 प्रांतों में, अभी 6 प्रांतों में ही क्यों थी? देखिए, ये जो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होती है, देखिए हर राज्य में नहीं होती। अब अगर हरियाणा को उठा के देखेंगे तो वहां नहीं होगी, जम्मू कश्मीर सॉरी हरियाणा को उठा के देखेंगे वहां नहीं होगी, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां नहीं होगी, गुजरात में नहीं होगी। रीजन ये है कि जहां की जनसंख्या ज्यादा नहीं है वहां ये नहीं होती। जहां की जनसंख्या ज्यादा, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां है। तो इस तरीके से चीजों को आप देखते चलेंगे। तो 1935 में ये जो है एक ऐसा सिस्टम इन्होंने इसमें बनाया। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे लोक सेवा आयोग है, तो लोक सेवा आयोग जो आपका यूपीएससी है, ये भी उसी में देखने को बनने मिला। इसके साथ में संघ लोक से, जिसको संघ लोक सेवा आयोग में लोक सेवा आयोग आप कह सकते हैं। साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे आप यूपीपीसीएस आपका है, ये राज्य लोक सेवा आयोग कहलाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी के तहत 1935 के तहत बना। इसी में लोक सेवा आयोग, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं, वो बना और ये इस टाइप से सिस्टम बने। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरबीआई है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसी जमाने में 1935 में बनी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि 1935 का एक्ट जो है वो किसके कहने पर या किसके विचार विमर्श या किसकी बातों पर बना। तो 1935 का जो एक्ट है, ध्यान रखना, भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला, भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पार्ट है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड है, इनके बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं। एक तो है साइमन कमीशन, और गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कौन सी चीज है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 कैसे बना, किनके कहने पर बना, किन बातों से बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना साइमन कमीशन की बातों पर, जो 1927 में आया था। और ये दूसरा जो था वो कौन सा? गोलमेज सम्मेलन। ये बातें आप शायद समझ सकते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात देखने को मिलेगी। अब देखिए, मैं जो आपको 1935 के बारे में और कुछ बातें बताऊं, लेकिन ये मेरे लिए यहाँ पर इस वाली वीडियोस में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो लेखपाल को लेके और रेलवे को लेके या यूपीएसआई को लेके ही है। हम यूपीपीसीएस बड़ी या यूपीएससी इस टाइप के लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं इन वीडियोस के अंदर, इसलिए इस पार्ट को उतना ही लिमिटेड रखेंगे। वरना मेरा पूरा एक पार्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, हम उस पर विचार विमर्श तब हम करेंगे जब हम बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि मेरे इतनी बार जो पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल उसको अच्छे से सुनिए, एक वीडियो को प्रॉपरली देखिए और वीडियो को प्रॉपरली देखने के बाद उसको खुद से नोट बनाइए। सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। अगर आपने ध्यान से सुना है, समझा है, तो ऑब्वियसली बना देंगे। अगला, जिस तरीके से संविधान को मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रभावित करा भारत सरकार अधिनियम 1935, इस तरीके से दूसरे देशों के संविधान से भी हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई। जैसे एकल नागरिकता कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। दोहरी नागरिकता कहां है? अमेरिका में, ठीक है। लेकिन हमने अमेरिका से दोहरी नागरिकता नहीं ली, हमने अमेरिका से क्या लिए? वहां पर जो उनके मौलिक अधिकार है, बिल ऑफ राइट्स अधिकार, मौलिक अधिकार लिए हमने। कहां से? अमेरिका से। हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, हमने अमेरिका से उनके ड्यूल सिटीजनशिप या द्वितीय जो उनकी नागरिक व्यवस्था है वो नहीं ली। एकल नागरिकता ली, दोहरी नागरिकता नहीं ली।
अब ये जो दूसरे देशों में है, जो ये सारे नागरिकता क्या है क्या नहीं है, या दूसरे देशों से हमने जो चीजें की, वो कौन देखने जाता था, वो कौन समझने जाता था? तो आपका आंसर यही से, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर यही से मिल जाएगा कि संवैधानिक सलाहकार। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार जो थे, इनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था। तो ये बेनेगल नरसिंह राव जो है, यही दूसरे देशों में जाते थे, वहां के संविधान को पढ़ते थे, उनमें से जो बातें इंपॉर्टेंट होती थी उसको लिख के लाते थे। अब क्या भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये समझिए। उस इन बुद्धिजीव, बहुत बड़े बुद्धिजीव होंगे तभी इस बात को अच्छे से समझ सकते होंगे। ये बहुत ही लॉरेट इंसान थे, इनके पास बहुत नॉलेज थी, इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए इन्हें संविधान का संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। यही विदेश जाते थे और दूसरे देशों से ये सारी बातों को लिख के लेके आते थे। ठीक, तो दुनिया में जितने भी देश थे जहां पर यह व्यवस्था थी, जहां पर जो जनता के द्वारा सरकार चलाई जाती थी, उनकी व्यवस्था को समझा उन्होंने। दूसरे देशों में जाकर कौन सी चीज कहाँ के लिए जरूरी है, हमारे देश के अंदर कौन सी चीज की जरूरत है। तो भारत का जो संविधान है, बहुत देशों के संविधानों से मिलकर बना है। ऐसा नहीं कि अपने आप में खुद एक इकलौता कोई चीज हो, इनमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं दुनिया की। तो दुनिया के सब जो अच्छाइयां हैं वो भारत के संविधान में आपको मिलेंगी। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी भारत का है, लिखित, राइट। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कहा जाता है। तो बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम है, यही जाते थे दुनिया में और दूसरे देशों में जाकर ये सारी बातों को इकट्ठा करके लाते थे। अब दूसरा एक विचार आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भाई ये दुनिया में जाते थे, चीजों को लाते थे, इसीलिए इन्होंने पहला संविधान बनाया भी था। जी हाँ, प्रारूप समिति से पहले भी एक प्रारूप इन्होंने बनाया था, जो संविधान सभा के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये संविधान, जो प्रारूप इन्होंने बनाया था, वो बेसिकली कौन सा प्रारूप बनाया था? दुनिया में जाके चीजों को इन्होंने पढ़ा था, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उन्होंने वहां से भी लेके आए थे, उनके बारे में इसको लिखा था। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। BN राव का नाम याद रखेंगे। और 26 जनवरी को क्यों, 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था तो क्यों नहीं, इस बात में शायद आपको बातें समझ में आ गई। यह भी समझ में आ गया होगा कि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे जब बनके तैयार हो गया था। 22 भाग थे, 10 अनुसूचियां थी। शायद ये बातें समझ में आ रही। अब अगला मुद्दा जो है वो हमारा क्या था? हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अगला हमारा जो मुद्दा था वो बेसिकली क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या कहा गया? लौह पुरुष कहा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या वो लोहे के बने थे? नहीं, उनके जो विचार थे वो लोहे की तरह मजबूत थे। जो ठान लेते थे वो करते थे। यही बात मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा, जो ठान लो वो कर गुजरो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और आज भी उन्हें पुलिस के जो महकमा है, IAS का जो महकमा है, उसके रूप में बहुत बड़े उस्ताद के रूप में देखा जाता है। जितने भी मिनिस्टर या आप देखेंगे, जितने भी हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं या IAS ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर जरूर मिलेगी आपको। इवन जो IPS ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है। NPA सरदार वल्लभ भाई पटेल, SVP NPA हैदराबाद में होती है। तो एक प्रिविलेज है उनके नाम का, सोचिए। और वो इसीलिए हैं क्योंकि वो लौह पुरुष थे। लौह पुरुष अपने इरादों की वजह से थे। उनके इरादे लौह पुरुष उन्होंने कैसे बनाया? क्योंकि हमारे देश के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतें। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे सामने क्यों होता है, जरा उसके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जो रियासतें थी उन्हें भारत में शामिल किया। जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 जून प्लान में ये कह दिया गया था, रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रहे, रियासतें चाहे तो भारत के साथ रहे, रियासत चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहे। तो ऐसे में ये बात भाई मान ली गई कि हाँ ठीक है, जो रियासत है वो करने दीजिए। लेकिन एक बात जरा सोच के देखिएगा, क्या इतना पॉसिबल होता भारत के लिए? जो 11 प्रांत भारत के साथ, ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे वो भारत का रूप बनते, लेकिन ये जो थी रियासतें वो बीच बीच में थी। ये प्रॉब्लम क्रिएट करती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, मैं पूरा नक्शा नहीं बना रहा, एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूँ। पूरा नक्शा नहीं बना रहा, भारत का एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूँ।
मान लीजिए जैसे यहाँ पर हैदराबाद, ठीक, और यहाँ पर देखिए क्या है, रामपुर, मान लीजिए रामपुर है, ये हैदराबाद। अब मान लीजिए भारत के अंदर जैसे हमारी ट्रेन की व्यवस्था है, अब मान लीजिए ये रियासत और ये रियासत भारत का हिस्सा नहीं होती, तो फिर मान लीजिए इनके टेरिटरी के बीच में से जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती। यहाँ से कोई इंसान, जैसे मान लीजिए कोई बरेली से इंसान रामपुर जा रहा हो, या कहीं से कुछ दिल्ली से बरेली आना हो, तो रामपुर से अगर वो उसको होके आना होता, या तो फिर रामपुर से नहीं होके आता। अब ये अगर रामपुर अपने आप में कोई रियासत होती और ये कुछ अपना काम करने नहीं देती, तो फिर दिक्कतें होती। हैदराबाद भी ऐसा ही होता कि वो ट्रेन को तमिलनाडु जाना, चेन्नई जाना, तो वो जाने नहीं देते, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो ऐसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक और दिक्कतें पैदा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या काम करा, सारी रियासतें, और ये ऐसी रियासतें नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 552 रियासतों की। इन 552 रियासतों की मैं जो बात आपके सामने कर रहा हूँ, इन रियासतों को साथ में मिलाया, उनसे बात करी और उनको अपने बौद्धिक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारी बातों को बिल्कुल, जहां उन्होंने जिस तरीके से साम दाम दंड भेद सब अपनाए, जहां बात से कर सकते थे, साम दाम दंड और भेद सारी प्रयोग में लेके आए। तो इसीलिए मैं 3 चीजों का नाम आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, यहां लिख देता हूं जूनागढ़, और यहाँ पर जम्मू, यहाँ पर कश्मीर लिख देता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आ जाए। देखिए बाकी रियासतें तो मान गए आसानी से, लेकिन ये 3 जो थे ये बदमाश थे, इन्होंने नहीं माना। अब इन्होंने नहीं माना, कई वजहों से नहीं माना। तो मैं बात कर रहा था, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने क्यों नहीं माना, इस बारे में एक बार समझते हैं। ठीक है, हैदराबाद के निजाम जो थे वो ये चाहते थे कि भाई, जब हैदराबाद के निजाम उस टाइम का दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक था, इसके पास बहुत पैसा था, इसकी खुद की आर्मी थी, खुद की सेना थी, तो ये भाई मकरूर आदमी था, ये क्यों किसी के अंडर में जाना चाहता। तो उस जमाने में जैसे रियासत की बात हुई थी, तो उसने ब्रिटिशर्स से कह दिया था कि मुझे अपनी रियासत बिल्कुल अलग चाहिए, मुझे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जो आज़ाद होना चाहे आज़ाद हो, मेरी जो टेरिटरी वो आज़ाद रहेगी। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ निज़ाम साहब जो है वो अपनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ निज़ाम साहब की जो जनता है वो क्या चाहती है, वो भारत के साथ शामिल होना चाहती है। सीधी सी बात है, भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं तो होना चाहते हैं, क्योंकि अब ये देश स्वतंत्र है, अब किसी की नहीं चलेगी। तो राजा जी की बात, नवाब साहब की बात यहाँ नहीं चलनी थी। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने पहली बार तो सरेंडर कर दिया बिना कोई बात कहे, उन्होंने मान ली बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बिना कोई बात को डिस्क्लेयर करे किसी चीज़ों के साथ। लेकिन इन्होंने फिर दिमाग चलाया, इन्होंने जैसे ही सरकार का ध्यान इनसे हट के थोड़ा किसी और काम पे गया, इन्होंने अपनी लोकल सेना को पूरा अपने हैदराबाद को प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये बात जो थी, और सभी लोगों को, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हम भारत के साथ शामिल होना चाहेंगे, तो उनको कई लोगों को मरवा दिया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। तो इस बात को जैसे ही पता लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो यहाँ पर सेना के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के द्वारा हैदराबाद को फिर अपने पास रख लिया। अब वो बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। हैदराबाद के निज़ाम को, या आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हैदराबाद को कैसे भारत के अंदर मिलाया गया, सेना के द्वारा। सेना के द्वारा भी ये बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन वो खैर सेना पहुंच गई थी, फिलहाल हुआ कुछ नहीं था, मान गए थे, क्योंकि उन्हें पता था इसके अलावा उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो भारतीय सेना से नहीं जीत सकते। जूनागढ़, अब यहाँ की भी क्या बात थी। अब देखिए जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे वो मुसलमान थे, लेकिन वहाँ की जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। अब हिंदू जनसंख्या थी, वो भारत के साथ शामिल होना चाहती थी, वो अलग नहीं रहना चाहती थी। अभी निजाम साहब जो नवाब साहब थे वो साहब बड़े परेशान हो गए, क्या करें क्या नहीं। अब इनकी इतनी विचारधारा वो हो गई, एकदम रात में इनको ख्वाब आया और ये रातों रात को फिर भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। अब यहाँ की जो जनता थी वो विचार ऐसे आ गई। अब देखिए यहाँ पर भी बात समझने में है कि यहाँ पर जो निज़ाम है, जब सेना गई तो निज़ाम ने फिर साइन वाइन करके टेरिटरी थमा दी, भारत को रियासत मिल गई कि हाँ भाई ठीक है हम आपके साथ मिलना की बात समझ जाते। अब यहाँ का जो राजा था जिसके पास ये पूरी टेरिटरी थे वो तो भाग गया। अब यहाँ पर ना तो साइन करने वाला है ना कोई बात करने वाला है ना, जिसकी थी चीज, तो ऐसे कब्जा तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कब्जा करते तो पाकिस्तान इसी फिराक में बैठा कि भारत को ऐसी गलती करे मैं ऐसे संयुक्त राष्ट्र में खींचूं। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में हमने अपनी एक एपिलेट डाली और उसमें यह कहा गया कि जूनागढ़ जो टेरिटरी है उसको भारत के अंदर शामिल किया जाए, वहां के लोगों का रेफरेंडम करा दिया, मतलब वहां के लोगों का जन अधिकार या जन
उनसे एक वोटिंग करा ली जाए और वो जो भी अधिकार वहां पर रखें उसके तहत उनको शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ पर चुनाव के द्वारा जूनागढ़ को भारत के अंदर शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर का मसला सभी लोग जानते हैं कितना गंभीर रहा है। जम्मू कश्मीर में जो मसला था तो हरि सिंह ने पहले तो कह दिया कि ठीक है भारत का शामिल होना चाहेंगे, लेकिन एक पूर्ण रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, और इस वजह से आंतरिक रूप से ही उनको शामिल किया गया और 370 अनुच्छेद के साथ इनको भारत के साथ शामिल कर लिया गया था। इस बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि 370 अनुच्छेद पर क्या क्या बातें थी, तो ये भी हमारे टॉपिक में, अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को भारत के साथ शामिल करने के लिए जो हौसला, जो इरादे की जरूरत थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे। और साथ ही साथ ये तीन नहीं, भारत में और जितनी बहुत सारी रियासतें आज शामिल हैं उनको भी भारत के साथ शामिल करने में जो कूटनीति इन्होंने अपनाई थी उसकी वजह से भारत इन्हें आज भी लौह पुरुष के नाम से याद करता है। और ये आज भी हर एक के दिल में उसी के सम्मान देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चीजें तो इसी तरीके से चीजें जो है वो आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि अब जो संविधान के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं उन्हें हमें पढ़ना है। तो अब संविधान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा, जब संविधान के आप किताब को देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक देखने को मिलता है प्रस्तावना। और उसके बाद के अंदर के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम 22 भाग देखते हैं, उनमें कौन कौन से भाग हैं उनको देखना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे प्रारूप, प्रस्तावना, या जो हमारे यहाँ की प्रस्तावना जो हम जिसको हम कहते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसी के साथ साथ हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में भी डिस्कशन शुरू कर देंगे। ठीक, तो आज हमारा प्रियम्बल क्या है, आज हमारी प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे और राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से फिर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, राज्यपाल क्या होता है और मुख्यमंत्री क्या होता है, कैग क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, इस टाइप की संस्थाओं के बारे में बात भी करेंगे, इलेक्शन कमीशन की। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम हल्के हल्के करके बात करते रहेंगे। लेकिन प्रॉपर वीडियोस को देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।